सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। नाजरीन, आज हम कुछ ईरान की बात करेंगे। बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं कि दूसरे मुल्कों की मसाइल पर भी बात किया करें और मालूमात दिया करें। आज हम ईरान पर बात करेंगे कि क्या ईरान अवाम इस्लाम दुश्मन है? कंस्पिरेसी अगेंस्ट ईरान एक्सपोज्ड। आज हम मुस्तनद ज़राए की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान का मौजूदा बहरान, जिसकी जड़ें एक दहाई पुरानी हैं, आखिर है क्या। तो ईरान में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि क्या ये सब अचानक हुआ है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। दुनिया के जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं ना, जैसे चीथम हाउस, रैंड कॉरपोरेशन, ब्रुकिंग्स, ये सब बरसों से कह रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, यानी ये बहरान अंदर ही अंदर पक रहा था। तो जाहिर है ये अचानक तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस आग को भड़का दिया? आइए देखते हैं। देखें, ये जो हालिया लहर शुरू हुई ना, ये किसी सियासी जलसे जुलूस से नहीं उठी। इसकी शुरुआत हुई दिसंबर के आखिर में तेहरान के मशहूर ग्रैंड बाजार से, जो सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि ईरान की मईशत का दिल समझा जाता है। वहां के ताजरों ने एक खामोश मगर बहुत ताकतवर हड़ताल की। क्यों? क्योंकि करेंसी की कीमत तारीख की बदतरीन सतह पर गिर चुकी थी, महंगाई आसमान को छू रही थी, टैक्स का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त था और कारोबार एक एक करके बंद हो रहे थे। ये हुकूमत के लिए एक बहुत वाज़ेह वार्निंग थी। और फिर हुआ ये कि जब इस एहतजाज में तुलबा शामिल हुए तो नारे बदल गए। जो बात रोटी और कारोबार से शुरू हुई थी वो अब बराह रास्त सियासत पर आ गई, यानी मुतालबात की पूरी शक्ल ही बदल कर रह गई। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक साल की खराब मईशत का मामला नहीं था। असल में ये तो उन मायूसियों का धमाका था जो कई सालों से, बल्कि एक दहाई से जमा हो रही थीं। अगर हम पिछले 10 सालों पर नज़र डालें तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। 2016 से ही वसाइल की तकसीम पर लोगों का एतमाद ख़त्म हो रहा था। 2019 में थिंक टैंक्स ने मईशत की बुनियादी खामियों की निशानदेही कर दी थी। फिर 2022 में औरत ज़िंदगी आज़ादी की तहरीक ने समाजी घुटन को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया। और 2024 तक तो वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इदारे भी कह रहे थे कि अगर इस्लाहात ना हुई तो ईरान की मईशत खुद तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। तो 2025-26 में जो हुआ वो बस इस बारूद में एक चिंगारी का काम कर गया। और ये जो बैनुल अक़वामी इदारे थे, ये बार बार 3 बड़े खतरों की तरफ इशारा कर रहे थे। पहला, एक ऐसी मजहबी हुकूमत जो अवाम से बिल्कुल कट चुकी है। दूसरा, समाजी पाबंदियों और घुटन की वजह से नौजवानों में बढ़ती हुई बेचैनी। और तीसरा, मईशत पर फौज का बढ़ता हुआ कंट्रोल। और यहीं से बात ईरान में रियासत और मजहब के ताल्लुक पर आ जाती है, जो इस पूरे मामले का एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता है। तो सवाल यह है कि क्या मजहब रियासत को चला रहा है या फिर रियासत मजहब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है? जो तज्जिया हमारे सामने है वो यही बताता है कि ये रिश्ता अब रूहानी नहीं रहा बल्कि एक इंतज़ामी शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसी हवाले से एक बहुत गहरी बात कही गई है कि जब अखलाकी कानून सिक्योरिटी का कानून बन जाए तो बगावत अकीदे के खिलाफ होती है या ताकत के खिलाफ। मतलब ये कि जब मज़हब को ही कंट्रोल का जरिया बना लिया जाए तो फिर हुकूमत से इख्तिलाफ भी मज़हब से इख्तिलाफ करार पाता है। और इसका नतीजा क्या निकला? एक शदीद समाजी घुटन, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए, जहां ज़िंदगी की आम सी चीज़ें जैसे लिबास पहनना, अपनी पसंद की मौसीकी सुनना या दोस्तों से मिलना, ये सब कुछ रियासती निगरानी में एक जुर्म जैसा बन गया। अच्छा, अब आते हैं इस एहतजाज की सबसे दिलचस्प और मुनफरिद बात की तरफ, और वो है इसकी साख्त। ये एक ऐसी तहरीक है जिसका कोई एक लीडर नहीं है, कोई मरकजी कमांड नहीं, कोई एक नुमाइंदा नहीं। अब रियासत के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है। वो हज़ारों लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, फांसियां भी दे रहे हैं, लेकिन वो किसको निशाना बनाए? कोई एक लीडर तो हो जिससे बात की जाए या जिसे ख़त्म किया जाए। तो रियासत की मुश्किल ये है कि वो एक लीडर ढूंढ रही है ताकि उसे या तो कुचल सके या उससे मुज़ाकरात करे। लेकिन हकीकत यह है कि इस तहरीक का कोई एक चेहरा ही नहीं है। वो तहरीक का सर काटना चाहते हैं, मगर यहाँ तो कोई सर ही मौजूद नहीं है। और यही चीज़ इस तहरीक को बहुत लचकदार और ख़तरनाक बना देती है। रियासत का बयानिया तो यही है कि ये सब एक गैर मुल्की साजिश है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वाकई कोई साजिश है तो फिर हर चंद साल बाद बिल्कुल वही गुस्सा, वही लोग और वही नारे लेकर सड़कों पर क्यों आ जाते हैं? बार बार का ये उबाल तो किसी गहरी अंदरूनी खराबे की तरफ ही इशारा करता है। चलें अब इस बहरान की सबसे बुनियादी कश्मकश को देखते हैं, यानी ज़िंदगी और नज़रिए की लड़ाई। लोगों में एक आम एहसास ये है कि मुल्क के वसाइल और नौजवानों की जानें दूसरे ममालिक में प्रॉक्सी जंगों पर खर्च हो रही हैं, जबकि अपने मुल्क के अंदर लोगों की ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है।
اور اسی احساس کی ترجمانی ایک نعرے میں بہت خوبصورتی سے کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بھوک پر نظریات نہیں بیچ سکتے۔ یہ ایک جملہ ریاست کے بیانیے اور عوام کی تلخ حقیقت کے درمیان فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایک طرف ریاست ہو جو خدا کی نمائندگی کا دعویٰ کرے اور دوسری طرف عوام ہو جو صرف اپنی زندگی کا حق مانگ رہے ہوں، تو ایسے میں تاریخ کس کا ساتھ دیتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آپ ہمارا پروگرام کہاں سے دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔